इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सवाल कैसे पूछा जाता है, तो सवाल में लिखा जाता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ जो होता है, एफ का मतलब फोकस दूरी, वो इसके त्रिज्या की आधी होती है। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या और इसकी आधी होती है फोकस दूरी। इसी बात को सिद्ध करता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण को बना लिया है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह घसा हुआ होता है। बाहर की तरफ से ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि बाहर की तरफ से इस दर्पण को पेंट किया गया है, कलर किया गया है, और अंदर की तरफ से इसका परावर्तक सतह, तो इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। यह एक अवतल दर्पण है और हम लोग मान लेते हैं कि इस अवतल दर्पण का जो नाम है वो है एम एम डैश। तो हम लोग एम एम डैश नाम से एक अवतल दर्पण को मान लिए हैं और इस अवतल दर्पण का जो प्रधान अक्ष है उस पर एक बिंदु को हम लोग सी माने हैं। सी जो है इस दर्पण की वक्रता केंद्र है और पी जो है वो इस दर्पण के लिए ध्रुव का कार्य कर रहा है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एफ जो है वो बराबर है आर बाई टू। इस बात को लिखेंगे। हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले शब्द लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना है कि एफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, आर बाई टू के। मतलब क्या है, एफ का मतलब फोकस दूरी जो होगा इस अवतल दर्पण का, वह इसके त्रिज्या की आधी। अभी हम लोग कुछ देर में समझेंगे कि इसकी फोकस दूरी क्या है, त्रिज्या क्या है। अब हम लोग इसमें कुछ मानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माना कि, क्या क्या माने हैं। सबसे पहले तो ये माने हैं कि एम और एम डैश जो है वो एक अवतल दर्पण, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एम एम डैश जो है वो एक अवतल दर्पण है। तो हम लोग सबसे पहले ये मानिए कि एम एम डैश जो है वो एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में यह जो सी लिखे हैं इस दर्पण का केंद्र है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का ही भाग होता है। तो यह अगर पूरा एक गोला होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। इसी केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सी के लिए हम लोग लिख लेते हैं, सी जो है वो है हमारे लिए वक्रता केंद्र। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये जो पी हम लिखे हैं, इस पी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी इंग्लिश में पोल कहा जाता है। तो हम लोग पी को लिख लेते हैं कि यह जो है वो ध्रुव है। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने एम एम डैश को अवतल दर्पण माना है, सी को इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र माना है, पी को इस दर्पण का हम लोगों ने ध्रुव माना है। अब क्या है उसको समझते हैं। इसमें अब हम लोगों को दो शब्द समझना है। एक तो है कि ये एफ क्या है, मैंने फोकस दूरी क्या होती है, और दूसरा ये जो आर है मैंने वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो सामान्यतः अगर यह कोई वृत्त रहा होता तो इसके केंद्र से इस वृत्त के सतह को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से सी से लेकर और पी तक की इस दूरी को ही हम लोग मान लेते हैं कि यही इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीपी जो है, सीपी सी से पी तक की दूरी जो है वो है वक्रता, वक्रता त्रिज्या। और ये वक्रता त्रिज्या जो है इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से। इसके अतिरिक्त अब हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण जो है वो इस अवतल दर्पण पर डालेंगे। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ए और बी। माने ए बी जो है वो आपतित किरण है। इस दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यह ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से बी बिंदु पर टकराती है। अब टकराने के बाद यह, आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजर जाती है। जिस बिंदु पर यह मुख्य अक्ष पे काटी है इसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं और इसी को कहते हैं यह दर्पण की फोकस है। फिर से समझाते हैं। हम लोग अब क्या किए हैं कि एक प्रकाश की किरण ए बी को दर्पण पे भेजे हैं। दर्पण से टकराने के बाद यह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरी है। तो यह जो एफ है यह हमारे लिए क्या है, तो यह फोकस है। और एफ से लेकर, फोकस से लेकर और इस पी माने ध्रुव तक के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो अब हम लोग एफ पी बराबर मान लेते हैं कि एफ पी जो है हमारे लिए वो फोकस दूरी है और इसी फोकस दूरी को हम लोग सूचित करते हैं किससे, एफ से। तो अभी तक की जो भी हम लोगों ने मान को माना है वो आपको समझ में आना चाहिए कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण था, दूसरा कि सी जो है इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र था, तीसरा पी जो है इस दर्पण का जो है ध्रुव है। इसके अतिरिक्त सीपी जो है इस सी से लेके पी तक के इस पूरे दूरी को हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या माना है जिसको आर से दिखा रहे हैं। और चौथा जो है एफ पी, ये एफ से लेकर पी तक की जो दूरी है इसको फोकस दूरी कह रहे हैं और इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब आपको ये सवाल समझना है कि सवाल में कहा गया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब फोकस दूरी क्या है आपके पास, ये पी एफ, और वक्रता त्रिज्या क्या है पूरा सी से लेकर पी तक। तो ये कहा गया है कि फोकस दूरी जो होगी
वो इस त्रिज्या की आधी होगी, इसी बात को सिद्ध करो। और ये ए से लेके बी की ओर जो जाने वाली किरण है, इस ए बी को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ ए बी जो है हमारे लिए वो है आपतित किरण। यह प्रकाश की किरण है जो दर्पण की ओर जा रही है। इस एम एम डैश दर्पण की ओर जाने वाली ए बी किरण है जो टकरा के कहां से होकर गुजर गई है, तो फोकस से होकर गुजर गई है। अब इसी को आधार बना के हम लोग इस सवाल को सिद्ध करें। अब सिद्ध करने के लिए है क्या कि ये जितने भी बातों को मैंने ऐसे लिखा, आप एग्जाम में ऐसे भी लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं तो इसी बात को आप शब्दों में भी लिख सकते हो कि माना कि एम एम डैश जो है वो एक अवतल दर्पण है जिसकी प्रधान फोकस पे एक उसका वक्रता केंद्र सी है, दर्पण का जो ध्रुव है वो पी है। इसके अतिरिक्त आप लिख लीजिएगा कि ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इन सभी बातों को आप जो है वो शब्दों में भी लिख सकते हैं पैराग्राफ टाइप में। हमने ऐसे क्यों लिखा है ताकि आपको याद रहे। देखो इसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं लिखे, जो बातें यहाँ पे एक एक करके कर रहे हैं उसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सभी हम लोगों ने चीजों को माना है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण दिए जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं माने गए बातों को आधार बना के कुछ प्रमाण देंगे और उसके बाद अंतिम में यह सिद्ध हो जाएगा कि एफ जो है वो बराबर है r/2 के। तो आप इतने बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि स्पेस कम है, उसके बाद फिर आएंगे। देखिए अब हम लोग प्रमाण के लिए चीजों को शुरू करते हैं कि ए बी जो है वो एक आपतित किरण था और यह टकरा के जो है फोकस से होकर गुजरा। तो आप जानते हैं कि जिस बिंदु पर टकराता है आपतित किरण उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पे आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है वह अभिलंब जो है वो दर्पण के केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमने एक अभिलंब बना लिया जो बी बिंदु से निकला है और दर्पण के केंद्र से होते हुए गुजरता है। अब हम लोग प्रमाण के रूप में यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए आखिर हमारे पास प्रमाण क्या क्या है। आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब ये जो बीसी है इसके बीच जो कोण बनेगा इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इसको सूचित किया जाता है आई से। दूसरा कि यह जो है बी एफ, यह बी एफ जो है वो एक परावर्तित किरण है जो टकरा के दर्पण से वापस जा रही है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण और सूचित करते हैं आई से। और आप प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से जानते होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो कोण सी बी एफ। अब ये कोण कहाँ कहाँ है एक बार दिखाते हैं। ए बी सी, कोण ए बी और सी, मतलब क्या कि हम इस वाले कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ए से चले बी के पास और बी से फिर चले आए वापस सी के पास, मैंने ये वाला कोण जो है वो बराबर होगा किसके, तो सी बी एफ के। कहाँ है ये कोण, ये रहा सी, यहाँ रहा बी और ये रहा एफ। और इस वाले कोण पे जो है वो आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण आर के। कोण आई का मतलब आपतन कोण, कोण आर का मतलब जो होता है वो होता है परावर्तन। और इसके लिए हम लोग कारण भी लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसे, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में ऐसा पढ़ाया गया था कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के आपस में बराबर होता है। तो पहला बात तो। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ए बी जो है वो एक रेखा है, दूसरा ये जो सीपी वाला लाइन है ये दूसरा रेखा, और इसको एक तीसरी रेखा यह बीसी जो है वो काट रही है। तो आप देखिए कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो यहाँ पे एक जेड वाला कोण बनता है। देखो यहाँ पे जेड बन रहा होगा ऐसे, ये जो जेड बना है इस जेड वाले कोण में देखिएगा एक कोण यहाँ बना है और दूसरा कोण यहाँ बना है। तो ये जो दोनों अगल बगल में कोण बने हैं इन कोणों को कहते हैं एकांतर। तो दो समानांतर रेखा को जब भी कोई तीसरी रेखा काटती है तो ये साइड साइड वाले जेड वाले कोण जो होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अगर इसी बात को इसमें हम लोग देखें तो आप देखिए जेड यहाँ भी बन रहा है, ए से चला बी के पास पहुंचा, बी से फिर सी के पास आया, सी से फिर पी के पास पहुंचा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों कौन से कोण, एकांतर कोण। तो अब दूसरे बार में इस बात को लिख लेते हैं। ये ऊपर वाले कोण को लिखेंगे ए बी और सी, तो लिखते हैं कि कोण ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा कोण बी सी एफ के। तो लिख देते हैं कोण बी सी एफ के। कैसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है, मतलब अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई ही होगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि दोनों बराबर है। कैसे, तो ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर। अब देखिए इसमें अगर आप इसको अगर हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और ये इसको हम लोग अगर समीकरण 2 मान लेते हैं तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए।
तो इन दोनों में एलएचएस के जगह पे कोण एबीसी, यहाँ भी एलएचएस के जगह पे कोण एबीसी। यदि दो समीकरण में एलएचएस आपस में बराबर होता है तो उसके आरएचएस भी आपस में बराबर होता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण एक तथा समीकरण दो से अगर इन दोनों समीकरणों के एलएचएस बराबर है, दोनों एबीसी एबीसी है, तो आरएचएस को भी आपस में बराबर कर देते हैं। कोण सीबीएफ, ये ऊपर वाले का आरएचएस है और नीचे वाले का आरएचएस जो है वो है कोण बीसीएफ, ये दोनों भी आपस में बराबर। इसका मतलब क्या है, हम लोग देख लेते हैं ये कोण है का सीबीएफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफ, यानी कि सी से बी के पास पहुंचे, बी से एफ के पास पहुंचे, मतलब इस वाले कोण के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि बीसीएफ, यहाँ है बी, यहाँ है सी और यहाँ है एफ, मैंने बी से सी के पास पहुंचे और सी से एफ के पास पहुंचे, मैंने इस वाले कोण के बारे में बातचीत किया जा रहा है। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप देखिए कि एक छोटा सा बात अगर हम आपको बता दें, तो आप जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज हो हमारे पास और अगर त्रिभुज में आप जानते हैं तीन कोण होता है, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण, तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है, जैसे अगर हम मान लें इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों बराबर कोण के जो सामने वाली भुजाएं होती है, माने इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है। अगर इनका नाम हम ए बी सी रखें और हम कहें कि बी और सी कोण जो है वो आपस में बराबर है, तो बी वाले के सामने की भुजा ये जो ए सी है वो बराबर होगी किसके, सी वाले कोण के सामने की भुजा ए बी। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं। आप त्रिभुज को ध्यान से देखिए, अगर त्रिभुज हम लोग बी सी एफ में देखें, ये बी, यहाँ सी और यहाँ पे एफ, इस छोटे से त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसके सामने की भुजा ये बी एफ और इस कोण के सामने की भुजा है सी एफ, ये दोनों भी आपस में बराबर हो। तो हम लोग लिख देते हैं कि चूंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर। दो भुजाएं बराबर कैसे हुई, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर थे, तो दोनों कोण के सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको समझा दूं। अब इस त्रिभुज बी सी एफ में आप देखिएगा तो दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर होंगी, ये जो सी एफ है ये भुजा बराबर होगा बी एफ, तो हम लोग लिख देंगे सी एफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी एफ के। और इसके लिए हम लोग एक अलग समीकरण मान लेते हैं, समीकरण एक हो चुका है, दो हो चुका है, तो इसको हम लोग कह देते हैं समीकरण तीन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये जो बिंदु बी है, वास्तविकता में देखो कोई अवतल दर्पण इतना ज्यादा वक्र होता नहीं, ज्यादा वक्र बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि यह अवतल दर्पण, ये लगभग सीधा ही होता है, एकदम बहुत हल्का सा धसा हुआ होता है। और ये जो हम लोग मुख्य अक्ष के इतना ऊपर आपतित किरण को लाए हैं, ये भी इतना ऊपर होता नहीं, ये भी जो है ये बी बिंदु जो आपको दिख रहा होगा ये पी के बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक। मतलब क्या होगा कि यह बी को आप खींचते हुए नीचे लेके चले जाइए तो कहीं पी के जस्ट ऊपर ही बी होगा। तो इस व्याप्त को हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि चूंकि बिंदु बी दर्पण के ध्रुव के काफी निकट है, निकट होने का मतलब कि बी इतना ऊपर नहीं है बल्कि एकदम पी के जस्ट बगल में ही बी है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो होगा, देख यहाँ पे एफ से पी तक की दूरी है, इसको एफ पी कहेंगे, और अगर बी को खींच के ला दे नीचे तो यह बी एफ जो आपको दिख रहा होगा, यह बी अगर नीचे आएगा तो जितना पी एफ का लंबाई होगा उतना ही बी एफ का लंबाई हो जाएगा। अगर इस बी को यहाँ ला दिया जाए तो यह एफ से बी तक की दूरी थी, अब यह बी यहाँ ना होकर यहाँ चला आया, तो मतलब मान के चलिए कि एफ बी का दूरी ये रहा और पी एफ का दूरी ये रहा, तो ये दोनों दूरियां आपस में लगभग बराबर है। इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि चूंकि बी जो है वो बिंदु के ध्रुव के एकदम नजदीक है, काफी निकट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पी एफ होगा, ये पी एफ दूरी जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा बी एफ के। तो इसको लिख देते हैं हम लोग बी एफ, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में दोनों में आरएचएस के जगह पे बीएफ यहाँ पे भी है, बीएफ यहाँ पे भी है। तो अगर दोनों समीकरण में आरएचएस बराबर है तो इनके एलएचएस भी आपस में बराबर होने चाहिए। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखते हैं तो आरएचएस चूंकि बराबर है तो एलएचएस भी आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब सीएफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, पीएफ।
अब इसी कंक्लूजन के आधार पर हम लोग इस बात को सिद्ध करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब अंतिम चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो अगर अब देखें हम लोग, तो सी से लेकर पी तक की टोटल दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या है। तो अगर हम लोग सीपी बराबर लिखना चाहें तो सीपी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस में एफ पी, इन दोनों छोटे छोटे टुकड़ा को जोड़ा जाएगा तो पूरा सीपी के बराबर आ जाएगा। क्या सी से पी तक की दूरी को सी एफ प्लस पी एफ के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए सीपी को हम लोग लिख देते हैं सी एफ प्लस में पी एफ, ऐसा लिख दिए। ये लाइन समझ में आया होगा। सीपी पूरा सी से पी तक की दूरी है, इसको दो छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिए, सी एफ प्लस में पी एफ, वैसे लिख। अब देखो सीपी के जगह पे सीपी ही लिखते हैं, बराबर में सी एफ जो है ये सी एफ रहा। यहाँ पे दिया गया है कि सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो अब हम लोग सी एफ के जगह पे पी एफ लिख देते हैं। यहाँ पे सी एफ के जगह पे पी एफ लिख दिया और प्लस में पी एफ है तो प्लस में पी एफ। अब सीपी बराबर जो होगा वो पी एफ में पी एफ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2pf। अब आप शुरुआत में जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें आप देखिएगा, तो हम लोगों ने सी से लेकर पी तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी आर माना था। तो अब सीपी को हम लोग लिख सकते हैं आर, बराबर में 2 के जगह पे 2 ही लिख देते हैं। और पी से लेकर एफ तक के इस बीच के दूरी को हम लोगों ने फोकस दूरी यानी एफ माना था, तो पी एफ के जगह पे अब लिख देते हैं हम लोग एफ। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, दोनों बातें एक ही है। या फिर आप 2 को इधर भेज दोगे तो एफ इधर ही रह जाएगा और आर ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। अब आपको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करना था कि एफ जो होगा वो आर बटा 2 के बराबर होगा। यहाँ पे आ गया एफ जो होगा वो आर बटा 2 के बराबर होगा। इसी बात को ये 2 अगर उधर गुना में चला जाएगा तो इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आपसे सवाल में ये सिद्ध करना कहे तब, चाहे ये सिद्ध करना कहे तब, दोनों बातें ऐसे ही सिद्ध। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, एक दो बार आप खुद भी कॉपी पे जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां पे भूलिएगा फिर से एक बार वीडियो देखिएगा।